टॉपिक है संविधान की आलोचना। संविधान की आलोचना हम 5 आधार पे करते हैं। नंबर 1 में उधार का संविधान। उधार का संविधान। 2 में 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी। 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी। तीसरा आधार है गैर भारतीय अथवा भारतीय विरोधी। तीसरा भारतीय विरोधी भी कहा जाता है। संविधान को भारतीय विरोधी भी कहा जाता है। भारतीय विरोधी भी कहा जाता है। चौथा गांधीवाद से दूर संविधान। गांधीवाद से दूर। 5वां महाकाय आकार। 5वां महाकाय आकार। 6ठा वकीलों का स्वर्ग। वकीलों का स्वर्ग। वकीलों का स्वर्ग। यानी संविधान की आलोचना हम 5 आधार पे करते हैं। पहला है उधार का संविधान। आलोचक कहते हैं कि भारतीय संविधान में नया और मौलिक कुछ भी नहीं है। यानी हमारे संविधान के आलोचकों का कहना है कि ये हमारा संविधान जो है इसमें नया और मौलिक कुछ भी नहीं है। इसे उधार का संविधान कहा गया है। यानी उधारी की एक बोरी है। हॉचपॉच कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से इसे जाना गया है। दुनिया के संविधानों के लिए विभिन्न दस्तावेजों की पैबंदगिरी आदि कहकर संबोधित किया गया है इसको। हमारे आलोचक जो है वह हमारे संविधान को हॉचपॉच कॉन्स्टिट्यूशन आदि का नाम दिया है। उनका कहना है कि संविधान बनाने वालों ने अन्य संविधान की आवश्यक संशोधन करके ही भारतीय परिस्थितियों में उनकी उपयुक्तता के आधार पर उनकी कमियों को दरकिनार करके स्वीकारा है। यानी आलोचक कहते हैं कि अन्य संविधान वालों ने संविधान के आवश्यक संशोधन करके ही भारतीय परिस्थितियों में उनकी उपयुक्तता के आधार पर उनकी कमियों को दरकिनार करके इन्हें स्वीकार किया है। आलोचना का उत्तर देते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा। आलोचकों के इस प्रकार के आलोचना का उत्तर देते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि कोई पूछ सकता है कि इस घड़ी दुनिया के इतिहास में बनाए गए संविधान में नया कुछ हो सकता है। 100 साल से अधिक हो गए जब दुनिया पहला लिखित संविधान बना। 100 साल से अधिक हो चुके जब दुनिया पहला लिखित संविधान बना। इसका अनुसरण अनेक देशों ने किया और अपने देश के संविधान को लिखित बनाकर उन्हें छोटा बना दिया। किसी संविधान का विषय क्षेत्र क्या होना चाहिए यह पहले ही तय हो चुका है। उसी प्रकार किसी संविधान के मूलभूत तत्वों की जानकारी और मान्यता आज पूरी दुनिया में है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सभी संविधान में मुख्य प्रावधानों में समानता दिख सकती है। केवल एक नई चीज यह हो सकती है कि किसी संविधान में जिसका निर्माण इतने विलंब से हुआ है कि उनमें गलतियों को दूर करने और देश की जरूरतों के अनुरूप उसको ढालने की विविधता उसमें मौजूद रहे। यह दोषारोपण कि यह संविधान अन्य देशों के संविधान की हूबहू नकल है मैं समझता हूँ कि संविधान की यथेष्ट अध्ययन पर आधारित नहीं है। दूसरा,
1935 के अधिनियम की कॉपी। दूसरा आलोचक कहते हैं कि हमारा जो संविधान है 1935 के अधिनियम की कॉपी है। तो आलोचकों ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने बड़ी संख्या में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान भारत के संविधान में डाल दिए हैं। अब उनका कहना है कि संविधान के निर्माताओं ने अधिक संख्या में सरकार अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान को उसमें डाल दिया है। किसमें डाल दिया है? संविधान में। तो इससे संविधान 1935 का कार्बन कॉपी बन के रह गया है। फिर भी उसका ही संशोधित रूप उदाहरण के लिए एन श्रीनिवास का कहना है, यानी उसी का एक संशोधित रूप उदाहरण के लिए एन श्रीनिवास कहते हैं कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों ही तरह से 1935 के अधिनियम की नकल है। यानी भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों की तरह से 1935 अधिनियम की नकल है। उसी प्रकार सर आइवर जेनिंग्स का कहना है कि संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से सीधे निकलता है, जहां से वास्तव में अधिकांश प्रावधानों के पाठ बिल्कुल उतार लिए गए हैं। अब श्रीनिवास जी का कहना है कि ये 1935 का नकल है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का नकल है। इसके बाद सर आइवर जेनिंग्स भी कहते हैं कि यह भारत सरकार अधिनियम 1935 का नकल है। इन सभी आलोचनाओं का उत्तर देते हुए संविधान सभा में फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आते हैं। वो कहते हैं कि जहां तक इस आरोप की बात है कि प्रारूप संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 का अच्छा खासा हिस्सा शामिल कर लिया गया है। यानी इस आलोचनाओं का उत्तर देते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना है कि जहां तक इस आरोप की बात है कि प्रारूप संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 का अच्छा खासा हिस्सा शामिल कर लिया गया है, मैं क्षमा याचना नहीं करूंगा, उधार नहीं है। वो कहते हैं कि उधार लेने में कुछ भी लज्जास्पद नहीं है, इसमें साहित्यिक चोरी शामिल नहीं है। संविधान के मूल विचारों पर किसी का एकस्व अधिकार नहीं रहा है। मुझे खेद इस बात की है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए प्रावधान अधिकतर प्रशासनिक विवरणों से संबंधित है। वो कहते हैं कि मुझे खेद इस बात का है कि इसमें जो लिए हुए हैं उसमें अधिक सारी बातें प्रशासनिक विवरणों से संबंधित है। अब तीसरा है भारतीय विरोधी। तीसरा है भारतीय विरोधी, यानी हमारा संविधान भारतीय विरोधी है, गैर भारतीय है। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान गैर भारतीय भारतीय विरोधी है, क्योंकि यह भारत की राजनीतिक परंपराओं अथवा भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अब आलोचक कहते हैं कि भारतीय संविधान भारतीय विरोधी है, गैर भारतीय है, क्योंकि यह भारत की राजनीतिक परंपराओं अथवा भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। उनका कहना है कि संविधान की प्रकृति विदेशी है, जिससे यह भारतीय परिस्थितियों के लिए अनुपयुक्त एवं अकारण है। अब ये भारतीय विरोधी कैसे है? क्योंकि इसका प्रकृति जो है, इसका स्वरूप जो है वह विदेशी है, भारतीय परिस्थिति के अनुकूल नहीं है, इसलिए यह अकारण है, भारतीय विरोधी है। इस संदर्भ में हनुमंथैया का कहना है कि हम वीणा या सितार का संगीत चाहते हैं, लेकिन हम एक इंग्लिश बैंड का संगीत सुन रहे हैं। ऐसा इसलिए कि हमारे संविधान निर्माता उसी प्रकार से शिक्षित हुए हैं। अब इस पे एक राजनीतिक कि हनुमंथैया यानी संविधान सभा के सदस्य ही थे, जिन्होंने कहा कि हम बीना या सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन हमें क्या मिला? इंग्लिश बैंड का धुन। ऐसा इसलिए कि हमारे संविधान निर्माता उसी प्रकार से शिक्षित हुए। उसी प्रकार लोकनाथ मिश्रा जी कहते हैं कि एक अन्य संविधान सभा ने संविधान की आलोचना करते हुए कहा कि पश्चिम का दासवत अनुकरण बल्कि पश्चिम को दासवत आत्मसमर्पण कहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम का दासवत अनुकरण बल्कि पश्चिम को दासवत आत्मसमर्पण कहा है। लक्ष्मी नारायण साहू एक अन्य संविधान सभा का सदस्य हैं, जिनका कहना था कि जिन आदर्शों पर यह प्रारूप संविधान गढ़ा गया है, भारत की मूलभूत आत्मा उनमें प्रकट नहीं होती। यानी लक्ष्मी नारायण साहू एक
संविधान सभा के सदस्य थे जिन्होंने कहा कि जिन आदर्शों पर यह प्रारूप संविधान गढ़ा गया है, भारत की मूलभूत आत्मा उनमें प्रकट नहीं होती। यह संविधान उपयुक्त सिद्ध नहीं होगा और लागू होने के फौरन बाद ही टूट भी जा सकता है या टूट जाएगा। ये लक्ष्मीनाथ साहू का कथन है कि जिन आदर्शों पर यह प्रारूप संविधान हम तैयार कर रहे हैं, यानी गढ़ा गया है, भारत की मूलभूत आत्मा उसमें प्रकट नहीं होती है। यह संविधान उपयुक्त सिद्ध नहीं होगा और लागू होने के फौरन बाद यह टूट भी जाएगा। चौथा है गांधीवाद से दूर। चौथा है गांधीवाद से दूर। अब आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान गांधीवादी दर्शन और मूल्यों को प्रतिबिंबित नहीं करता, यानी उनके अनुसार भारतीय संविधान गांधीवादी दर्शन और मूल्यों को प्रतिबिंबित नहीं करता, जबकि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। अब आलोचक कहते हैं कि भारतीय संविधान गांधीवाद से नहीं मिलता और गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। उनका कहना था कि संविधान ग्राम पंचायत तथा जिला पंचायत के आधार पर निर्मित होना चाहिए था। गांधी जी कहते थे कि संविधान ग्राम पंचायत तथा जिला पंचायत के आधार पर निर्मित होना चाहिए था। और इस संदर्भ में वही सदस्य के हनुमंथैया ने कहा कि यह वही संविधान है जिसमें महात्मा गांधी कभी नहीं सोचते, नहीं संविधान पर उन्होंने विचार किया होगा। अब फिर के हनुमंथैया कहते हैं कि यह वही संविधान है जिसके बारे में महात्मा गांधी कभी सोचे भी नहीं थे, जिनकी तैयारी उन्होंने कभी की ही नहीं। अब टी प्रकाशम संविधान सभा के एक और सदस्य इस कमी का कारण गांधी जी के आंदोलन में अंबेडकर की सहभागिता नहीं होना तथा साथ ही गांधीवादी विचारों के प्रति उनका विरोध बताते हैं। अब एक और सदस्य टी प्रकाशम कहते हैं कि सभा के एक सदस्य और इसी कमी का कारण गांधी जी के आंदोलन में अंबेडकर की सहभागिता नहीं होना तथा साथ ही गांधीवादी विचारकों के प्रति उनका तीव्र विरोध बताते हैं। और चौथी क्या है? महाकाय आकार, यानी महाकायाकार, यानी विशाल आकार। आलोचक कहते हैं कि भारत का संविधान बहुत भीमकाय और बहुत बड़ा है, जिसमें अनेक आवश्यक तत्व भी शामिल है। आलोचक कहते हैं कि भारतीय संविधान बहुत विशाल है, जिसमें अनेक आवश्यक तत्व शामिल है। सर आइवर जेनिंग्स एक ब्रिटिश संविधान वेत्ता के विचार में जो प्रावधान बाहर से लिया गया है उनका चयन बेहतर नहीं है। सर आइवर जेनिंग्स जो है कि ब्रिटिश संविधान वेत्ता है, उनके विचार में जो प्रावधान बाहर से लिए गए हैं उनका चयन यानी उनका चुनाव बेहतर नहीं है और संविधान सामान्य रूप से कहे तो बहुत लंबा और जटिल है। अगर सामान्य रूप से कहा जाए तो ये संविधान क्या है? बहुत लंबा और जटिल है। इस संदर्भ में एच.बी. कामत का कहना है कि संविधान सभा के सदस्य ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि संविधान सभा के सदस्यों ने टिप्पणी की, प्रस्तावना जिस क्रेडिट का हमने अपने सभा के लिए चयन किया है वह एक हाथी है। यह शायद इस तथ्य के अनुरूप ही है कि हमारा संविधान भी दुनिया में बने तमाम संविधानों में सबसे भीमकाय है। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे विश्वास है कि सदन इस पर सहमत नहीं होगा कि हमने एक हाथीनुमा संविधान भी बनाया है। वो क्या कहते हैं कि हमारा संविधान एक हाथीनुमा है। मुझे विश्वास है कि सदन इस पर सहमत नहीं होगा कि हमारा संविधान एक हाथीनुमा संविधान बनाया गया है। चौथा क्या? लास्ट क्या है? वकीलों का स्वर्ग। हमारे संविधान के आलोचक कहते हैं कि हमारा संविधान वकीलों का स्वर्ग है। भारत का संविधान अत्यधिक विविधतापूर्ण तथा बहुत जटिल है। उनके विचार में जिस कानूनी भाषा और मुहावरों को शामिल किया गया है उनके चलते संविधान एक जटिल दस्तावेज बन गया है। यानी हमारे संविधान में जिस कानूनी भाषा और मुहावरे को शामिल किया गया है उसके चलते हमारा संविधान क्या है? एक जटिल दस्तावेज बन गया है। इसीलिए सर आइवर जेनिंग्स ने कहा कि हमारा संविधान क्या है? वकीलों का स्वर्ग है। इस संदर्भ में एच.के. महेश्वरी संविधान सभा के सदस्य का कहना था कि प्रारूप लोगों को अधिक मुकदमेबाज बनाता है। वे अदालतों की ओर अधिक उन्मुख होंगे पर वे कम सत्यनिष्ठ होंगे और सत्य और हिंसा के तरीकों का पालन नहीं करेंगे। यानी एच.के. महेश्वरी कहते हैं कि प्रारूप लोगों को अधिक मुकदमेबाज बनाता है,
समझे? प्रारूप जो है लोगों को अधिक मुकदमेबाजी की ओर ले जाता है, वे अदालत की ओर अधिक ले जाता है, वे कम सत्यनिष्ठ होते हैं, और जो लोग अदालत की ओर अधिक जाते हैं वो कम सत्यनिष्ठ होते हैं। सत्य और अहिंसा के तरीकों का पालन वे नहीं करते हैं। यदि मैं ऐसा कर सकूं तो यह प्रारूप वास्तव में वकीलों का स्वर्ग है। यदि वो ऐसा करेंगे तो ये प्रारूप वास्तव में क्या होगा? वकीलों का स्वर्ग होगा। और यह मुकदमे को व्यापक संभालता